अस्सलामुअलैकुम। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर एंजॉइंग वेरी गुड हेल्थ और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का हमारा टॉपिक होगा एजिंग और आज हम एजिंग के ऊपर बात करेंगे। और जैसा कि आप सब लोग ऑब्ज़र्व कर चुके हैं कि कोई भी जो इंडिविजुअल है वो अपने लाइफ के स्टार्ट से एंड तक मुख्तलिफ़ चेंजेस को पास ऑन करता है। लाइफ के स्टार्ट से एंड तक जितनी भी चेंजेस आती हैं उनको किसी भी सूरत में बॉडी में आने वाली चेंजेस को रोका नहीं जा सकता। और इसी जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही हम एजिंग कहते हैं। मीन ओल्ड होते जाना, डे बाय डे किसी इंडिविजुअल का ओल्ड होते जाना, इट्स एजिंग। और इस एजिंग में क्या होता है कि एट द स्टार्ट ऑफ लाइफ कुछ जो प्रोसेसेस बॉडी में हो रहे होते हैं, कुछ जो चेंजेस आ रही होती हैं वो पॉजिटिव सेंस में आ रही होती हैं। जैसे जब किसी इंडिविजुअल की बर्थ होती है तो वो एक छोटा सा इंडिविजुअल होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो इंडिविजुअल बड़ा होता जाता है, उसके मसल्स डेवलप करते हैं और उसकी बॉडी के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आती हैं। उसके मैकेनिज़म्स पहले से ज़्यादा इन्हांस हो जाते हैं, बोलना शुरू कर देता है, चलना फिरना दौड़ना शुरू कर देता है, काम स्टार्ट कर देता है। एंड आफ्टर द यंग एज फिर दूसरी तरफ को जो चेंजेस आती हैं, फिर नेगेटिव चेंजेस आना शुरू होती हैं। मीन लाइफ का जो स्टार्टिंग पीरियड है उसमें बॉडी के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आती हैं, जबकि जो दूसरी तरफ वाला आखिरी पीरियड होता है लाइफ का उसमें नेगेटिव चेंजेस आती हैं। तो यहाँ एजिंग को हम लेते हैं इन द नेगेटिव चेंजेस, mean that these are the negative changes which occur in the body during the process, during the life period। तो यहाँ पे हम एजिंग को स्टार्ट करते हैं। आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं। एजिंग दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ओल्ड, किसी इंडिविजुअल का ओल्ड होते जाना, इट्स एजिंग। और इसको अगर हम डिफाइन करें तो इट्स अ नेगेटिव फिजियोलॉजिकल चेंजेस। फिजियोलॉजिकल चेंजेस मीन चेंज इन द फंक्शंस, बॉडी फंक्शंस एज के साथ साथ स्लो होते जाते हैं। मीन यंग एज के बाद जो अगले वाली फेज़ होती है उसमें जो बॉडी फंक्शंस हैं, बॉडी फिजियोलॉजी है, वो उनमें चेंजेस आती हैं और नेगेटिव सेंस में चेंजेस आती हैं। एंड दीज नेगेटिव चेंजेस इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एज एजिंग। और इस एजिंग को अगर हम ऑब्ज़र्व करना चाहें कि कोई बंदा एजिड है या कोई बंदा जो है, उसमें हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो एजिड हो गया है। और उसको देखने के लिए हमारे पास ये कुछ साइंस हमें नज़र आएंगे, कुछ चेंजेस हमें बॉडी के अंदर देखने को मिलेंगी। और वो चेंजेस कौन कौन सी हैं? नंबर 1, देयर इज़ लॉस ऑफ हेयर पिगमेंट, बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे। हेयर कलर, जो हेयर पिगमेंट है वो लॉस होना शुरू हो जाएगा एंड इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। एंड नंबर 2 इज़ डेवलपमेंट ऑफ पिगमेंटेड एरियाज़ ऑन द स्किन। स्किन के ऊपर जो है वो पिगमेंटेड एरियाज़ बन जाते हैं, स्किन का नेचुरल कलर ख़राब होना शुरू हो जाता है, मुख्तलिफ जगहों पे स्पॉट्स बन जाते हैं स्किन के ऊपर डार्क कलर के। एंड ड्राइनेस एंड रिंकलिंग ऑफ द स्किन, स्किन खुश्क होना शुरू हो जाती है, स्किन के ऊपर झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं, स्किन जो है वो आपको डीली होना शुरू हो जाती है। ये सारा कुछ जो है वो देखा जा सकता है। लॉस ऑफ एजिलिटी, जिस्म के अंदर जो चुस्ती है बॉडी के अंदर वो कम हो जाती है। इंक्रीज्ड बॉडी वेट, बॉडी का वज़न बढ़ जाता है। एंड ड्यू टू द फैट्स एक्यूमुलेशन, फैट्स जमा होना शुरू हो जाते हैं। पुअर विजन, नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। फॉरगेटफुलनेस, और बंदा जो है वो भुलक्कड़ हो जाता है। मीन जो ब्रेन है उसकी फंक्शनैलिटी भी कम हो जाती है। वीकनेस एंड डिक्रीज्ड इम्यूनिटी, बॉडी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोरी नॉर्म, वैसे जनरल बॉडी जो है वो वीक महसूस करना शुरू करती है। एंड देयर इज़ अ डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़। और स्पेशली आप देखें ओल्ड एज पे जाके जॉइंट्स पेन होना शुरू हो जाते हैं, और जॉइंट्स में जो पेन है या फिर जो लेग्स के मसल्स की मूवमेंट है, जो बोन्स की मूवमेंट है वो स्लो डाउन हो जाती है। और क्या होता है वहाँ पे जो टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, वो डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारा कुछ हमें देखने को मिलता है जब एक इंडिविजुअल एजेड होना शुरू होता है, तो ये सारे 1 बाय 1 या कुछ इनमें से अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। और ये लाजमी नहीं है कि ये सारे जो साइंस हमने पढ़े हैं ये किसी बंदे के अंदर एक ही वक्त में सारे मौजूद हों। इट इज़ पॉसिबल कि कुछ चंद एक किसी में हो, कुछ चंद एक ना हो। तो ये जो साइंस हैं ये अगर हमें किसी में देखने को मिलते हैं, ये सारे एट अ टाइम मौजूद होना लाजमी नहीं है, लेकिन इनमें से चंद एक भी होंगे तो वी कैन से दैट द एजिंग प्रोसेस इज़ गोइंग ऑन।
एंड यहाँ पे मज़ीद बात करें कि एजिंग होती क्यों है, तो फर्स्टली तो देख लीजिए कि एक बायोलॉजी की ब्रांच है, दैट इज़ जेरोंटोलॉजी। जेरोंटोलॉजी इज़ द ब्रांच विच डील विद द स्टडी ऑफ एजिंग। एंड इसमें जो साइंटिस्ट होते हैं जो एजिंग के ऊपर काम करते हैं उनको कहते हैं जेरोंटोलॉजिस्ट, एंड दैट इज़ जेरोंटोलॉजिस्ट। ये जो जेरोंटोलॉजी है वो इस एजिंग के प्रोसेस के ऊपर रिसर्च कर रही है कि भाई पता चलाया जा सके कि एजिंग होती क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है, और क्यों एक बॉडी जो है वो पहले डेवलप होती है और फिर डिक्लाइन फेज़ की तरफ जाना शुरू हो जाती है। लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई क्लियर कट जो आइडिया है वो नहीं पता चला कि एजिंग का प्रोसेस क्यों होता है। बट देयर आर सम रीजंस विच वी कैन कंसीडर कि एजिंग इस वजह से हो सकती है। देयर आर सम पॉसिबिलिटीज़। नंबर 1, देयर इज़ अ फिनिट नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन्स, बिकॉज ऑल ऑफ यू नो कि हमारी बॉडी के अंदर एक माइटोसिस का प्रोसेस चलता है, और उस माइटोसिस में हमारी बॉडी के सेल्स जो हैं वो डिवाइड करते हैं और डिवाइड करते हुए नए सेल्स को बनाते हैं। एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो हमारे माइटोटिक डिविजन्स चल रही हैं बॉडी में, सेल तकसीम होते होते अपनी एक फाइनेट लिमिट को पहुंच गए हैं, मज़ीद वो डिवाइड नहीं करेंगे। मीन जितना सेल्स ने डिवाइड होना था, जितनी दफ़ा डिवाइड होना था वो हो चुके। अब मज़ीद डिवाइड जब नहीं होंगे तो आप कह लीजिए ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो रुक जाएगी, नेगेटिव चेंज आना शुरू हो जाएगी। एंड सेल्स हैव रीच देयर फिनिट लिमिट। और ऑर्गन्स, और दूसरी चीज़ आप ये कह सकते हैं कि आपके ऑर्गन्स का साइज़ जितना बढ़ना था बढ़ गया, ऑर्गन्स ने जितना डेवलप होना था हो गए ड्यू टू द माइटोसिस। लेट्स सपोज यू कैन कंसीडर नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है वो एक स्पेसिफिक लिमिट तक उसके सेल्स डिवाइड करते हैं, फिर डिवाइड नहीं करते। हमारी आइज़ के सेल्स कुछ लिमिट तक डिवाइड करते हैं, फिर डिवाइड करना स्टॉप कर देते हैं। इसी तरह पूरी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट सेल्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर मौजूद सेल्स हैं, वो भी डिवाइड करते करते अपनी एक फिनिट लिमिट को पहुंच जाते हैं, तो हम कहते हैं कि ये मज़ीद अब डिवाइड नहीं करेंगे। और जब डिवीज़न रुक जाती है तो इट्स मीन कि नए सेल्स की बर्थ नहीं हो रही, पुराने सेल्स डेड होना शुरू हो जाएंगे। डेफिनेटली जो भी सेल्स बॉडी में हैं उन्होंने डेड होना है, लेकिन अगर तो बॉडी के अंदर नए सेल्स भी बन रहे हैं, पुराने की डेथ भी हो रही है, और बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट कम है, तो बॉडी में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। एंड इफ देयर इज़ अ डेथ रेट मोर देन द बर्थ रेट, सेल उतने नए बन नहीं रहे जितने डेड हो रहे हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। और अगर तो माइटोसिस रुक ही जाए, फिनिट लिमिट को पहुंच जाए बॉडी के सारे सेल्स, तो फिर क्या होता है, फिर नेगेटिव चेंज आती है, डिक्लाइन होती है, सेल डेथ हो रही है, बर्थ नहीं हो रही। अब दूसरे पॉइंट के ऊपर आ जाएं तो देयर आर सम स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस। म्यूटेशन मीन चेंज इन द क्रोमोसोम, चेंज इन द डीएनए। और जब डीएनए के अंदर कोई चेंज आती है, क्रोमोसोम के अंदर कोई चेंज आती है, और वो चेंज किसी भी रीज़न से हो सकती है, देयर में भी सम रेडिएशंस जो डीएनए को ख़राब कर दें, और उससे क्या होगा, लॉस ऑफ द सेल्स, डीजनरेशन ऑफ द टिश्यूज़। मीन अगर डीएनए जो है वो उसमें कोई म्यूटेशंस आ गई हैं और कोई सेल्स जो हैं, किसी सेल की डेथ हो सकती है, कोई टिश्यू जो है वो ख़राब हो सकता है बॉडी का, तो उससे क्या होगा, उससे भी जब बॉडी के टिश्यूज़ और सेल्स डेड होना शुरू हो जाएंगे, ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, तो उससे भी एजिंग हो सकती है। एंड नंबर 3 हेयर इज़ द चेंजेस इन द इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस। जो सेल्स के दरमियान में, जो सेल्स के दरमियान में जगह होती है, लेट्स सपोज ये 2 सेल्स हैं और दरमियान में जो जगह होगी उसको कहेंगे इंट्रासेलुलर स्पेस। 2 सेल्स के दरमियान में जो जगह होगी दैट इज़ इंट्रासेलुलर स्पेस, और वहाँ पे जो मटेरियल होगा दैट इज़ इंट्रासेलुलर सब्सटेंस। अब उन सब्सटेंसेस में चेंज आती हैं, जैसे कि हमारे जो बोन्स होती हैं इनके दरमियान एक प्रोटीन होती है कोलेजन, और कोलेजन जो है उसने इनको आपस में ज्वाइन किया हुआ होता है। कोलेजन जो है उसमें क्रॉस लिंकेज बन जाते हैं, वो हार्ड हो जाती है, तो बोन्स की और मसल्स की मूवमेंट जो है वो कम हो जाती है, इसी और एजिंग का प्रोसेस जाना शुरू हो जाता है। इसी तरह इलास्टिक टिश्यूज़ जो हैं वो अपनी इलास्टिसिटी खो देते हैं, बॉडी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टिफ और हार्ड होने शुरू हो जाती है, हार्ड
हार्डनिंग ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यू हार्ड हो जाते हैं, और लॉस देयर रेजिलियंस, और उनकी जो वर्किंग एबिलिटी है, उनकी जो कनेक्शन जो है वो हमारे सेल्स का आपस में करवाना है वो लॉस हो जाता है। तो इन 3 रीजंस की वजह से देयर मे बी द प्रोसेस ऑफ एजिंग, बट kept in mind that we cannot stop this process. It's a natural process and it have to go on, and if we want to slow down this process, we can improve our living conditions, better nutrition with regular exercise, and we can increase our lifespan बाय 11 ईयर्स। और याद रखिए जो मैं अभी ब्रांच बता रहा था जीरोंटोलॉजी, उसमें जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं उनका जो एम है वो ये नहीं है कि वो एजिंग को जो है वो ख़त्म कर दें, एजिंग को रोक दें, और एजिंग को रोका जा भी नहीं सकता। जस्ट द टारगेट ऑफ जीरोंटोलॉजी इज़ टू इंक्रीज़ द लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन इंक्रीज़ होगा, और साथ ही साथ लाइफ स्पैन इंक्रीज़ होने के साथ साथ देयर शुड बी द इंक्रीज्ड हेल्थ स्पैन। मीन ये 2 टारगेट्स हैं जीरोंटोलॉजी के, लाइफ स्पैन भी इंक्रीज़ हो और हेल्थ स्पैन भी इंक्रीज़ हो। ये अब एक बंदा है जो कि 20 साल के बाद 25 साल के बाद जो है वो बीमार हुआ, चारपाई पे लेटा, एजिंग शुरू हुई, और देन वो थ्रू आउट बाकी की ज़िंदगी उसने बेड पे लेट के गुजार दी। जीरोंटोलॉजी का एम ये है कि जितनी भी लाइफ हो वो उस लाइफ के साथ साथ हेल्थ भी हो। तो जीरोंटोलॉजी का एम है लाइफ स्पैन तो इंक्रीज़ करना ही करना है, साथ में हेल्थ स्पैन भी इंक्रीज़ करना है। तो आज का हमारा ये टॉपिक था एजिंग। होप सो यू विल अंडरस्टैंड, एंड इफ़ यू हैव एनी एम्बिग्विटी यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर इंशाअल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह।